हो रहा है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये जो जिन है ये अलादीन की तुलना में काफी ताकतवर है और अलादीन की सारी विशेष को ये पूरा कर सकता है लगभग। ठीक है। बट अलादीन को ये ख्याल रखना है कि इसकी सारी विशेष पूरी कर सकता है, इससे कई गुना ताकतवर है, बट इसके ऊपर हावी ना हो जाए, ये अलादीन को हमेशा ख्याल रखना है। क्योंकि अगर इसके ऊपर जिन हावी हो जाए तो ये कहीं का नहीं रहेगा। और इसकी तुलना में जिन इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके इसका कोई वजूद नहीं है इसके सामने। अनपैरेलल ताकत है, अनपैरेलल इन दोनों की कैपेसिटी है। ये ऐसा नो। ठीक है सर। ये तो आपको ये समझना है कि कुछ ये जो अलादीन है ये है आम जनता और ये है गवर्नमेंट। ये है गवर्नमेंट। जब मैं गवर्नमेंट कह रहा हूं तो मैं मोटे तौर पर मेरा आशय, मैं दो बातों को ध्यान में रख रहा हूं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन। ठीक है। शुरुआती शुरुआत बाकी सब लोग अपने माइक ऑफ कर लें। सामने पे माइक ऑफ करो, सब लोग म्यूट करें अपना माइक पहले। जब तक आवश्यक ना हो माइक ऑन नहीं करना है। और लोग भी माइक ऑफ करें। ये कॉमन थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो किया करें भाई। अरे देखता हूँ कौन है, किसका ऑन है। चलिए, अब लग रहा है सबने ऑफ कर लिया। जब तक बोलना ना हो ऑन मत कीजिए, क्योंकि पीछे से कई लोगों के पीछे के यहाँ बैकग्राउंड शोर आता है, वो ठीक नहीं है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि जिन बहुत ताकतवर है और अलादीन बहुत कमजोर है, बट सारी विशेष जिन पूरी करता है। अलादीन को अगर जो चाहिए वो सब कुछ विशेष पूरी कर रहा है ये जिन। सेम इस अलादीन को हम एक आम जनता की तरह देखें और इस जिन को सरकार की तरह। सरकार में खास तौर पे शुरुआती दौर में, जैसा कि कल मैंने बताया था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहाँ की बात की थी मैंने? ऑन करो माइक और बताओ। ब्रिटेन की। ब्रिटेन की। कब की बात है ये? 1688। 1688। हाँ, 88। तो अगर मैं शुरुआती दिनों की बात करूं, तो इस समय जो जिन है ये मान के चलें कि एजुकेटिव है। ठीक है। यानी कि कार्यपालिका की शक्ति जो है सरकार की, वो है जिन। सारे काम करके देती है, बट हमेशा डर है कि ये कार्यपालिका, ये जिन हावी ना हो जाए। अगर जिन हावी हो जाएगा तो हमारे पास हम इसके आगे चींटी भी नहीं है, चींटी से भी कमजोर है। बट अगर हम जिन को कमजोर रखें, जिन को कमजोर जिन हम बनाएं, तो भी ठीक नहीं है। तो हमारे लिए वो हमेशा फ्रूटफुल नहीं रहेगा। तो हमें एक मजबूत जिन चाहिए, एक हर तरह से कंप्लीट जिन चाहिए, जो ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता हो जिसकी। बट हमेशा ख्याल ये रखना है कि ये हम पे हावी ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि ये मतलब अलादीन वर्सेस जिन आ जाए। समझ गए? तो सबसे पहला कंसर्न ये था, और इसी बेस पर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का मेन जो पर्पस था वो ये था कि हमें कार्यपालिका को तो मजबूत बनाना है, एग्जीक्यूटिव मजबूत होनी चाहिए। बट वो मजबूत जितनी हो बहुत अच्छी बात है, बट वो हावी ना हो जाए हम पर। ये हावी ना हो, इसके लिए कुछ सर्टेन राइट्स चाहिए, जिस वो ऐसे राइट्स हों जिसको ये जिन कभी तोड़ ना सके। जिन तोड़ना भी चाहे तो उस उन राइट से, मेरे राइट से बंधा हुआ हो। मेरे पास कुछ ऐसे बेसिक राइट्स होने चाहिए जिससे ये बंधा हुआ हो। ठीक ठीक है। तो बेसिक आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। इंग्लैंड में मेन कंसर्न था एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो ऐसी ना हो जाए कि वो आम पब्लिक को ही खाने लग जाए, उसको ही वो दबाने लग जाए, उसे ही वो एक्सप्लॉइट करने लगे। तो इंग्लैंड की चिंता कुछ और थी। वो क्या चिंता थी? एग्जीक्यूटिव की चिंता। तो वहां पर जो भी डिमांड आई पब्लिक की तरफ से, वो डिमांड थी किसके रेफरेंस में? एग्जीक्यूटिव के रेफरेंस में।
लेजिस्लेशन से प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, लेजिस्लेशन से प्रॉब्लम नहीं थी। बट समय के साथ चीजें बदली, जगह के साथ चीजें बदलती हैं, आपको पता ही है। जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बनना हुआ, यूएस में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब उनका कंसर्न कुछ और भी था। वहां पे जो अलादीन है या वहां पे जो आम जनता है, उसका कंसर्न ना केवल एजुकेटिव था, लेजिस्लेचर भी था। तो उस रूप में आया बिल ऑफ राइट्स। इंग्लैंड में जो आया वो मैग्ना कार्टा का एक्सटेंशन था। और मैग्ना कार्टा का मतलब था मोटे तौर पे वो राइट्स जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, किससे, एजुकेटिव से, ठीक है। बट बिल ऑफ राइट्स जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, उनको न केवल एजुकेटिव से बचना था, एजुकेटिव की जातियों से बचना था, उनकी आर्बिट्ररी एक्शन से बचना था, उनकी मनमानी एक्शन से बचना था, मनमाने ढंग से उनके काम काम करने के तरीके से बचना था, बल्कि लेजिस्लेट करने की जो भी ताकत है, उसके उसके अंदर भी अंकुश लगाना था। उसमें भी क्या करना था, उसमें भी ये करना था कि वो मनमाने ढंग से कोई भी चीज लेजिस्लेट ना कर। तो बिल ऑफ राइट्स क्या आया, जिसमें बिल ऑफ राइट्स आया जिसके अंदर क्या आया कि आ, दोनों, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एजुकेटिव गवर्नमेंट की दोनों फॉर्म से रक्षा करनी थी। रक्षा का मतलब यहाँ पे क्या है, उनके आर्बिट्ररी एक्शन से। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, गवर्नमेंट तो चाहिए, और पावरफुल गवर्नमेंट ही चाहिए। वीक गवर्नमेंट तो बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट उसकी पावर जो है वो हमारे ही खिलाफ ना हो जाए, इसका ख्याल रखना है। और ये ऐसा हो सकता है, दुनिया की ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती मनुष्यों की बनी हुई जो इरर फ्री हो। तो हम पार्लियामेंट को कैसे सोच सकते हैं कि वो पवित्र लोग होंगे, ठीक है। और अगर हम लेजिस्लेट करने की पावर दे रहे हैं, तो चलो एक्सक्यूटर जो है उस पर तो अंकुश लगा दिया है पार्लियामेंट ने, लेकिन पार्लियामेंट पे अंकुश कैसे लगेगा, इसके लिए आया बिल ऑफ राइट्स। इसके बाद उसके बाद में जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आए, उसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जहां जहां रही, और जहां भी लिबरल डेमोक्रेसी रही, ये सारी बातें हम जान चुके हैं, वहां वहां सर्टेन टाइप के फंडामेंटल बेसिक राइट्स की डिमांड हमेशा ही रही। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस तरह की, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। डेमोक्रेटिक में भी कैसा, जो लिबरल है ना। लिबरल से मतलब क्या है, जो ज्यादा से ज्यादा छूट दे रहे हैं पब्लिक को, लोगों को, बहुत तरह की उनको रियायत दे, वहां पर किसी न किसी रूप में राइट्स की डिमांड थी। और वो राइट्स अगर लिख दिए जाएं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें राइट्स भी लिख दिए जाएं, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और अब जो राइट्स हैं, वो राइट्स ना केवल एग्जीक्यूटिव से हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके उनके आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी एक्शन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बल्कि लेजिस्लेटिव के भी। क्या फर्क है, अब मैं इनके एक प्रश्न पर आ रहा हूँ, क्या फर्क है बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए और फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। या हम और भी एक्सटेंड कर देते हैं, ब्रिटेन के राइट्स में। तो मैं ब्रिटेन से शुरू करता हूं क्योंकि हिस्टोरिकली उनका नंबर पहले आता है। ब्रिटेन में कोई, आपको पता ही है, कोई कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं कि रिटन। मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है सबको ना? यस सर। यस सर। जी। ओके, ओके। क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा था, मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं कनेक्शन कट गया हो, मैं बताता जा रहा हूँ। तो बिल ऑफ राइट्स से पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने आपको कहा था कि दुनिया में हर जगह का है। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तो किसी भी प्रकार की, किसी भी फॉर्म की गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है। तो गवर्नमेंट तो हमेशा ही रही है, हमेशा ही रही है। राज्य हमेशा ही रहा है किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो ट्राइबल सोसाइटी हो, जो बिल्कुल ही इजी सोसाइटी है, है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, से लेकर हमारी फैमिली में भी एक तरह से स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है। हमारी फैमिली में भी कुछ लोग, कुछ एक लोगों के हाथ में
जिनकी जो फैमिली हम जानते हैं कि जो फैमिली का स्वरूप जो जहाँ पर थोड़ा डोमिनेंट है, सामंत टाइप का है, वहाँ पे पिता या पति या बड़ा भाई, कुल मिला के जो पुरुष है, उसके हाथ में वो लगभग वैसा ही बिहेव करता है जैसा कि स्टेट का मोनार्क करता है। वही उस टेरिटरी के लिए रूल्स बनाता है, आमतौर पे एक्सक्यूट करता है, और उसी के हाथ में जजमेंट भी होता है, जैसे हमारे हमारे जमाने तक के पिता लोग, है ना। मैं अभी खुल के इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी गांव चले गए हैं, तो मुझे ऐसे कोई खतरा नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है। तो जो हमारे जो पारंपरिक हमारी फैमिली है, वो आम तौर पे वो फ्यूडल सोसाइटी को इंट्रोड्यूस करती है, फ्यूडल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें मोटे तौर पर सामंत वाली स्थिति में या किंग वाली स्थिति में होता है जो घर का मुख्य सदस्य है, और वो तीनों ही काम करता है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेट करना भी, एक्सक्यूट करना भी, और जजमेंट भी। तो इसकी वजह से क्या है, कई बार वही सारी प्रॉब्लम आती हैं जो हमने मोनार्क की प्रॉब्लम पढ़ी है ना। मोनार्क की प्रॉब्लम पढ़ी है, उसमें हम जानते हैं कि मोनार्क हो सकता है बहुत अच्छा हो, पॉसिबल है। तो बाहुबली मूवी याद करें, और बाहुबली मूवी में मान लीजिए बाहुबली जो था वो अब मोनार्क की सिचुएशन में है। लाखों लाखों जनता ने उसको चुना, लाखों लाखों जनता ने उसको राजा बनाया, है ना। और भल्लाल देव से परेशान होके भल्लाल देव का अंत हो चुका है। अब शासन कर रहा है कौन? बाहुबली। बहुत हो सकता है बहुत अच्छे ढंग से कर रहा हो, बट उसका अच्छा ढंग सबके लिए अच्छा हो, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल करने की जो कोशिश है, वही तो लोकतंत्र है, वही तो डेमोक्रेसी है, कि हो सकता है राजा बहुत अच्छा है, बट बहुत अच्छे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है किसी भी निर्णय में, किसी भी डिसीजन में। और उसी के लिए तो आया, जो मैंने बताया, कि हिस्टोरिकल अगर हम ढंग से देखें कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो इंग्लैंड का, ब्रिटेन का द ग्रेट रेवोल्यूशन और या ग्लोरियस रेवोल्यूशन, और उसमें मेन पर्पस था उनका एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कोई खास मतलब नहीं था। तो हम वहाँ देखेंगे कि जो मैग्ना कार्टा है, जो ब्रिटेन का के राइट्स के बारे में है, वो क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं वहाँ पर, तो बहुत ही एक्सप्लिसिट नहीं है वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स। ऐसा नहीं कि लोगों को फंडामेंटल राइट्स हैं ही नहीं, हैं, वो निगेटिव फॉर्म में है। निगेटिव लॉ या निगेटिव फॉर्म क्या होता है? जब लॉ ये कहे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, और जब भी करोगे और वो गलत पाया गया, किसी ने कहा कि गलत है, तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि तुम अब ये वाला काम नहीं कर सकते। वैसे आप हर कुछ करने के लिए आज़ाद हैं। हम अलग से नहीं बता रहे कि आप ये करो, ये मत करो, बट अगर उससे कुछ और लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो वो रोक दिया जाएगा। तो वैसे आप सब कुछ करने के लिए, तो नेगेटिव राइट्स का या नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, आप ध्यान से सुने। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं होता, गलत या गंदी बात नहीं होती। नेगेटिव का मतलब जब हम बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं का मतलब, मैं बहुत आसान ढंग से इसको समझाने की कोशिश करूं, तो आप एक साड़ी की दुकान पे गए और आपने कहा कि साड़ी दिखाओ। उसने पूछा कि कैसी साड़ी दिखाऊं, किस कलर की दिखाऊं। आपने कहा केवल ब्लैक मत दिखाना, और दिखाओ, बाकी सब दिखाओ। तो आपने एक निगेटिव स्टेटमेंट दिया कि ब्लैक मत दिखाना। इसका मतलब आपकी जो निगेटिवनेस है वो खाली एक के प्रति है, आप एक कलर। आवाज साफ आ रही है ना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, आवाज आ सर रही है। बीच तो बीच में थोड़ी निगेटिव, थोड़ी ब्रेक। जब निगेटिव स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिसमें हम बहुत कम बोलते हैं और कहते हैं ये नहीं चाहिए, इसके अलावा सब कुछ चाहिए। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि पंखा काला नहीं है। काला नहीं है इसका मतलब अब ऑम्बिट बहुत बड़ा है। काला नहीं है का मतलब अब वो सफेद हो सकता है, लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो निगेटिव फॉर्म में है। निगेटिव फॉर्म का मतलब आप समझ गए कि बहुत कुछ कम चीजों के लिए मना कर दिया गया है। और क्या कम करने के लिए मना किया गया है? कि आप जो लोकल लॉज हैं, जो हमारे कॉमन लॉज हैं, उनको, उनके खिलाफ आप काम नहीं करेंगे।
अब वो करते हैं तो कोर्ट उसको डिनाई कर सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है वहाँ का, बट अनरिटन फॉर्म में है इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, जिसमें फंडामेंटल राइट्स किस तरह से हैं, नेगेटिव फॉर्म में है। यानी कि स्टेट कुछ एक काम करने के लिए मना करता है, बाकी सब कुछ कर सकते हो। वो तब तक कर सकते हो जब तक कि कोर्ट ऑफ द लॉ, कोर्ट के निगाह में, कानून के निगाह में, और ये कुल मिला के कोर्ट डिसाइड करेगी, न्यायालय डिसाइड करेगा कि आप कॉमन जो लॉज हैं उसको तो नहीं तोड़ रहे। नहीं तोड़ रहे तो फिर सब कुछ कर सकते हैं। इन शॉर्ट, एक्सप्लिसिट नहीं है, साफ साफ नहीं बताया दिया, कुछ नहीं गया, खाली ये कहा गया है कि आप कॉमन लॉज को नहीं तोड़ेंगे। कॉमन लॉज तो समझ ही रहे हैं सब लोग ना, बोलो हाँ या ना। जी सर। ओके, तो ये तो था ब्रिटेन की बात। इसके बाद मैंने कहा कि अगर हम बिल ऑफ राइट्स की बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों की पावर को की जो पावर है, उनकी पावर जो है उसकी आर्बिट्रीनेस को, उनके मनमानेपन को बिल ऑफ राइट्स के में आया। यहाँ पे भी क्या किया गया, यहाँ पर बहुत ही एब्सोल्यूट टर्म में बिल ऑफ राइट्स दिया गया। ये कहा गया कि इनके अंदर इनको कम किया ही नहीं जा सकता। बिल ऑफ राइट्स एब्सोल्यूट होंगे। एब्सोल्यूट का मतलब अत्यांतिक, अत्यांतिक का या एब्सोल्यूट का मतलब, दोनों का मतलब क्या है कि इनमें किसी तरह का कोई बंधन नहीं होगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। बट आप खुद सोचें, ठीक है 1700 89 90 तक तो चलो ठीक है, बट जैसे जैसे समय गुजरेगा आपको क्या लगता है कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट हो सकते हैं? एब्सोल्यूट का मतलब कोई बंधन नहीं, कुछ भी करो। जैसे कि मुझे आपको बोलने की आज़ादी देनी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि राइट टू स्पीच है आपका, बट कोई कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलिमिटेड है ये। आप कुछ भी बोलो, कितना भी बोलो, किसी के खिलाफ बोलो। तो क्या ऐसा समाज चल सकता है जिसमें एक भी राइट एब्सोल्यूट दिए जाएं? समाज चल पाएगा या रुक जाएगा, आप बताइए। नहीं चल पाएगा सर। क्या समस्या आएगी? सर अपने राइट्स पूरे करने के चक्कर में दूसरों के राइट्स वायलेट हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ पे दुनिया में इंडिविजुअल नहीं रहते हैं, लोग रहते हैं। और लोग जब रह रहे हैं तो जो राइट्स हैं वही राइट्स राइट्स माने जा सकते हैं, या वो चलेंगे जो सबको दिए जा सकें, है ना। तो सबको दिए जाने का मतलब है कि उसमें अपने आप रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। मेरी हद, जहां से आपकी हद शुरू होती है मेरी हद खत्म हो जाती है। जहां से आपके राइट्स शुरू होते हैं मेरे राइट्स अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो समय के साथ उसके अंदर 10 अमेंडमेंट आए यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, जो बिल ऑफ राइट्स हैं, ठीक है। क्योंकि शुरू में उनको क्या माना गया कि वो एब्सोल्यूट हैं, उसमें किसी प्रकार के प्रतिबंध की जरूरत नहीं है। बंधन लगा ही दिया तो फिर स्वतंत्रता क्या है, ठीक है। एक मिनट आप लोग रुकें जरा, एक। हाँ, आवाज आ रही है अब? हेलो। हाँ जी। हाँ, यस सर। तो समय के साथ इसके अंदर प्रतिबंध लगाए गए। ये प्रतिबंध किसने लगाया? वहां की जुडिशरी ने, है ना। आमतौर पे जुडिशरी क्या करती है, प्रतिबंधों को हटाती है। बट क्योंकि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल ऑफ राइट्स में, वहां पर लिमिट था ही नहीं, अनलिमिटेड थे। तो कोई भी राइट्स अनलिमिटेड तो हो ही नहीं सकते, चल ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि आप भी अनलिमिटेड राइट्स एंजॉय करें और मैं भी करूं तो फिर तो टकराव हो जाएगा। हमें ये बात समझनी होगी कि जैसे कहा भी जाता है, बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि जहां पे मेरी नाक खत्म होती है वहां पे मेरे राइट्स भी खत्म हो जाते हैं, दूसरे के राइट्स शुरू होते हैं, ठीक है। मैं रोड पे चला रहा हूँ गाड़ी, मेरे पास, मैंने गाड़ी ली है, गाड़ी का लाइसेंस है, और कहा जा रहा है कि आप किसी भी स्पीड से चला सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो ठीक है, मैं चला रहा हूँ, ऐसे ही 100 लोग और चला रहे हैं, सड़क पर केवल एक्सीडेंट होंगे। तो
हमें प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा कि भाई इस पर्टिकुलर सड़क पर ये सिचुएशन है, इसलिए ये स्पीड रहेगी। तो आपके पास राइट्स राइट्स हैं कि आप गाड़ी चलाएं, बट उन प्रतिबंधों, उन जो हर्डल्स हैं या उन जो वो जो नियम हैं उनके तहत। तो शुरू में बिल ऑफ राइट्स में ऐसा नहीं था, जो समय के साथ वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए, है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। फिर भी वो इंडिया में जो फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी तुलना में काफी ज्यादा है। ठीक है, अभी भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम है, भारत में ज्यादा है। और ये भारत में हमने, ध्यान रखिए, भारत में हमने सब कुछ जुडिशरी पे नहीं छोड़ा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जब फंडामेंटल राइट्स लिखे तो वहीं पर उनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लिख दिए, ताकि वो अनावश्यक कोर्ट में बातें खाली खींचती ना रहें। क्योंकि कोर्ट में पहुंचने से पहले सोसाइटी उस पेन को महसूस भी तो करती है जो उसकी वजह से हम कोर्ट में गए हैं। तो उस पर जब हमें पता है कि एक हमारे पास एग्जाम्पल यूएस का था, बिल ऑफ राइट्स का था, तो उसमें उसको देखते हुए हमने क्या किया कि बिल ऑफ राइट्स से बहुत सारी बातें ली, बहुत सारी बातें हमने और जगह से भी ली। ठीक है, और जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत सारी डिमांड थी, वो हमारे अनुभव थे कि किस तरह से राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जा रहा था, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रोका जा रहा था। तो उन सब डिमांड को देखते हुए उसको हमने फंडामेंटल राइट्स में डाला, और साथ ही साथ हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल राइट्स के साथ उनके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी डाल दिए, जो कि बिल ऑफ राइट्स में नहीं था। क्या मेरी बात आप समझ गए? सभी लोग समझ रहे हैं? यस सर। जी सर। ओके। यस सर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कई बार हम लोग किताब में मिस कर जाते हैं, तो ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि काफी बाद में बना, है ना, और हमसे पहले बहुत सारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके थे वर्ल्ड में। और जो हमारे, हम लोग लकी हैं, हम भारत के लोग लकी हैं कि उस समय जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसमें जो लोग जुटे, उसमें उस समय के काफी कानून को जानने और समझने वाले लोग थे, काफी इंसाइट वाले लोग थे, काफी आंतरिक समझ वाले लोग थे, और उन्होंने दूर का देखा। हम देखेंगे कि बहुत सारी गलतियां भी की हैं उन्होंने, बट मोटे तौर पे देखें तो काफी अच्छा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने वो लेके आए हैं। ऑफ कोर्स कुछ कमियां हैं जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ख्याल रखनी है कि बड़े लोग बड़ी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो कोई आप बड़ा काम कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी गलत होने की भी बड़ी ही है। ठीक है, अगर मैं पैदल चल रहा हूँ या साइकिल से चल रहा हूँ तो मेरी गलती का खामियाजा छोटा होगा कंपेयर टू अगर मैं हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ। हवाई जहाज उड़ाते समय अगर मैं गलती करूंगा तो उसका खामियाजा ज्यादा होगा, है ना। बट मौका मिले तो हवाई जहाज जरूर उड़ाना चाहिए, चाहे गलतियां हों। ठीक है, तो मौका मिले तो हमें बेस्ट बेस्ट बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए। उसमें इंक्लूड है कि हम कितना भी अच्छा करें, कुछ गलतियां हो सकते हैं, बस ठीक है, इट्स ओके। तो क्या गलतियां हैं उनको हम पहले बाद में देखेंगे, पहले हम देख तो लें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। गलतियों के बारे में कुछ तो समझ ही चुके हैं आप, क्योंकि कल की क्लास में मैंने आलोचना से ही शुरू किया था, उसको मैंने क्रिटिकली ढंग से ही, क्रिटिक्स के ढंग से ही शुरू किया था कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, एक सबसे बड़ी मैंने कमी क्या बताई, क्या लिमिटेशन बताए हैं, बताइए। हमारे फंडामेंटल राइट्स की लिमिटेशंस क्या हैं, मेजर लिमिटेशन, कल बताया ना मैंने कि हमारे फंडामेंटल राइट्स मोटे तौर पर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करते हैं। और जबकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बेईमानी है जब तक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं हो जाता। याद है ना, बताया था ना कि मुझे राइट टू फ्लाई है, मैं हवाई जहाज से उड़ सकता हूँ भारत में, मुझे कोई रोक नहीं सकता मेरे जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। बट भैया जेब में जब पैसा ही नहीं है तो उड़ कहाँ से लेंगे, पैसे की व्यवस्था तो की नहीं गई। ये बात हो चुकी है ना। यस सर, ओके। बताया था। ओके, तो अब आप समझे कि फंडामेंटल राइट्स
हमारे यहाँ पर इसलिए भी फंडामेंटल हैं, दो तीन रीजन से हैं कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। इवन की जो दूसरे राइट्स हैं, इवन कि किसी का अगर मर्डर भी हो जाता है ना, मर्डर का केस है, तो वो लोअर कोर्ट से शुरू होता है। बट आप फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, अगर आपके राइट टू स्पीच को कोई रोक रहा है, राइट टू मूवमेंट को रोक रहा है, तो आप इतनी सी बात को लेकर, राइट टू मूवमेंट का मतलब आप 18 साल की एज पूरी कर चुके हैं और आपके पिताजी ने ही आपको रूम में बंद कर रखा है, तो ये फंडामेंटल राइट्स का हनन है। और कोई भी आपके बिहाफ पर, कोई भी, जरूरी नहीं है कि वकील ही हो, कोई भी हो, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और कह सकता है कि इस व्यक्ति को इसकी इच्छा के खिलाफ रूम में बंद कर दिया गया है। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट इशू करेगा, अगर वो सब कुछ ठीक पाता है तो। और रिट का मतलब क्या हो गया, जो एग्जीक्यूटिव है, कलेक्टर और एसपी उस डिस्ट्रिक्ट में, सबसे पहला काम उनका होगा कि रिट पर वर्क करें। एक डिस्ट्रिक्ट में हजारों लाखों काम हो सकते हैं, बट अगर रिट इशू हुआ है तो रिट पर एक्शन पहले लेना है। तो इनकी ये खासियत है, इनका ये स्थान है फंडामेंटल राइट्स का। बट हमें ध्यान रखना है कि समय के साथ फंडामेंटल राइट्स को हमारे यहाँ कमजोर किया गया है। ठीक है। समय के साथ फंडामेंटल राइट्स को कमजोर किया गया है। कैसे कमजोर किया गया है? उसके अंदर चेंजेस लाने का जो अधिकार है वो खुद संविधान ने पार्लियामेंट को दिया, और उसके बेस पर लगातार फंडामेंटल राइट्स कमजोर हुए हैं। ठीक है। जैसे हमने देखा, राइट टू प्रॉपर्टी, ये तो पूरा का पूरा राइट ही उड़ा दिया। तो कांग्रेस के जमाने में, कांग्रेस के 30 साल के शुरुआती शासन में फंडामेंटल राइट्स को कमजोर किया गया। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार आई, और उन्होंने तो ना केवल कमजोर करने की जगह क्या किया, एक फंडामेंटल राइट यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को पूरा ही उड़ा दिया। समझे आप? तो ये बिल ऑफ राइट्स में कभी नहीं हो सकता था। बिल ऑफ राइट्स में पार्लियामेंट की शक्ति ही नहीं है वहां पर, यूएसए में, कि वो उसमें कुछ कमजोर करे। इसीलिए तो जुडिशरी को सामने आना पड़ा, और जुडिशरी को जो भी जुडिशियस लगा उस ढंग का उन्होंने रिस्ट्रिक्शन किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाए, है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए। सभी लोग अंतर समझ रहे हैं यूएसए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंस को? कोई डाउट हो तो अब तक पूछिए। जो बिल ऑफ राइट्स था उसको हिंदी में हम बोलते हैं अमेरिका का अधिकार पत्र। ठीक है। और वहाँ की संसद या वहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर कोई भी चीज नहीं ला सकता, आज भी नहीं ला सकता। और हमने क्या किया, हमने लगातार कमजोर किया है। पहला जो संविधान का संशोधन हुआ, वहाँ ही हमने फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करने के लिए की प्रक्रिया शुरू की। और इंदिरा गांधी के समय में, श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो ये बड़े पैमाने पे हुआ। बट मोरारजी सरकार कौन थी? जनता पार्टी की सरकार थी। जो लोग जानते हैं वो ठीक है, वरना ध्यान से सुन लें जिनको नहीं पता। एक जनता पार्टी की सरकार आई थी, कोई करीब ढाई ढाई साल रही। और वैसे तो बहुत सारे घटिया तरह की सरकारें भारत में रही हैं, बट वो सबसे ज़्यादा निकृष्ट सरकार थी कई मामले में। एक दो काम अच्छे भी किए उन्होंने, बट ज़्यादातर काम अगर हम देखें तो वो हतोत्साहित करने वाले ही हैं। उसमें एक बड़ा काम क्या किया, राइट टू प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। वो फंडामेंटल राइट आज नहीं है, वो अब एक लीगल राइट है। यानी कि पार्ट 3 से निकालकर उसको पार्ट 12 में डाल दिया गया है। ठीक है। और क्या हुआ है, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो भारत में मूल अधिकारों की जो मांग है, फंडामेंटल राइट्स की मांग, आप में से कोई मुझे बताए, माइक ऑन करके, कब से भारत में मूल अधिकारों की मांग है और उस पर ठोस काम कब से होना शुरू हुआ, बताया है? जिसको भी सर थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है नेहरू बताइए। रिपोर्ट हम्म। से है। नेहरू और रिपोर्ट तो ठीक है। पहले। और ठीक है। और कोई बताए?
बहुत ही मेजर ढंग से डिमांड कब हुई फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए लोगों के? ध्यान से साइमन कमीशन जब रिपोर्ट आनी थी, तो साइमन कमीशन वाली रिपोर्ट में काफी तगड़े ढंग से लोगों ने डिमांड की थी कि भारत में फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, लोगों को राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है। और 1935 का जो इंडिया एक्ट आया है ना, जो एक्ट, उसके लिए बहुत डिमांड थी कि उसके अंदर आना चाहिए। बट साइमन इत्यादि जो लोग थे, कमीशन के लोग थे, उनका कहना था कि भारत अभी फंडामेंटल राइट्स के लिए तैयार नहीं है, और इस तरह के राइट्स के बारे में बात करना बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होगा। ऐसी जगह पर एब्स्ट्रैक्ट राइट्स देने का कोई मतलब नहीं है जहां ना तो उसको लागू करने का विल पावर, और ना ही ऐसी सिचुएशन है कि जहां लोगों को इस तरह के फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं जो उनके इंडिविजुअल राइट्स हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम जैसी चीज दे पाना भारत में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कहना था साइमन कमीशन का, जिसके बेस पर 1935 का एक्ट पास हुआ था। ठीक है। तो मेन, लेकिन उस समय तक बहुत सारे लोगों का, जो कांग्रेस के जो फ्रीडम फाइटर्स थे और दूसरे पार्टीज के भी, दूसरे उनका कहना था कि इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, हॉलिस्टिक ग्रोथ के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई स्टेट फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहा है लोगों को, तो एक्चुअल में वो उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को रोक रहा है, उनके नैतिक, मानसिक, भौतिक जो उनकी ग्रोथ है उसमें वो हर्डल डाल रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? अभिनव, यस सर। समीर, बात समझ में आ रही है? रवि, यस ठीक सर। है? ठीक है सर। ठीक है। तो अब आप ये जो जिन है उसको मान लें कि वो स्टेट है। ठीक है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो राइट्स क्या है? चिराग। कौन सा चिराग? जिसको रगड़ने से जिन सामने आता है और अलादीन की सारी मुराद पूरी करता है, उसकी डिमांड को पूरी करता है। ठीक है। डिमांड कैसी है अलादीन की? एज ए पब्लिक हम देख सकते हैं कि वो स्टेट जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करे लोगों को, एजुकेशन प्रोवाइड करे, हेल्थ प्रोवाइड करे, डिफेंस प्रोवाइड करे। ये सारे क्या हैं? डिमांड है। ठीक है। ये वांट्स हैं किसके? आम आदमी के, जिसको मैं सिंबलाइज कर रहा हूँ किससे? अलादीन से। बट इन सब के लिए स्टेट को पावरफुल बनाना होगा, वरना वो कैसे ये सारी डिमांड पूरी करेगा? स्टेट पूरा नहीं कर पाएगा अगर वो बहुत ही रिसोर्सलेस होगा तो। बट इस अलादीन को, जो बहुत ही अदना सा एक हड्डी का आदमी है, इसको ये भी ख्याल रहता है हमेशा कि स्टेट आर्बिट्ररी ना हो जाए, मनमाने काम पे ना आ जाए, और उसके लिए हैं फंडामेंटल राइट्स। और भी बहुत कुछ है, और उसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण है फंडामेंटल राइट्स। तो अभी मान लें फंडामेंटल राइट्स क्या है? वो चिराग, वो लैंप, जिसको रगड़ के प्रकट करता है अलादीन जिनी को, और जिनी उसकी सारी डिमांड को, सारी मेजर डिमांड को पूरा करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा फंडामेंटल राइट्स में जाने जाने से पहले, या जाते ही, कि स्टेट का मतलब क्या है, खास तौर पे फंडामेंटल राइट्स के परिप्रेक्ष्य में, इसके दृष्टिकोण से, इसके रेफरेंस में, फंडामेंटल राइट्स के रेफरेंस में, यानी कि पार्ट थर्ड के रेफरेंस में स्टेट से क्या मतलब है, जिसके ऊपर ये इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगने हैं, उसके मनमानेपन को रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगने हैं। तो चिराग के अंदर चिराग रगड़ने से जब जिन आए, तो जिन का मतलब क्या है, और किन किन तरह के आर्बिटरी एक्शन को रोका जाना है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है आर्टिकल 12 से, और 12 सबसे पहले बताता है कि पार्ट थर्ड, यानी कि फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन के लिए स्टेट का मतलब क्या होता है। तो क्योंकि आप लोगों से मैंने कहा था कि पढ़ के रखना, जल्दी से बताओ। पूजा मिश्रा बताएंगी
आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग या पार्ट थर्ड के लिए स्टेट मीन्स व्हाट, क्या क्या है स्टेट? ये सब फैक्ट्स आपको बताने हैं, क्योंकि अगर मैं फैक्ट बताने आऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो सब किताब में लिखा ही है। बताओ, स्टेट मीन्स व्हाट? पूजा या अनुराग बताओ, स्टेट का मतलब? सर स्टेट का मतलब गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हम्म। that is executive and legislative organs of the union government, or all local authorities, that is municipalities, panchayat, district boards, improvement trust, etc. यस। और और सर इसमें अदर अथॉरिटीज आ जाएंगी, जैसे स्टेटरीज हैं, कुछ नॉन स्टेटरी अथॉरिटीज हैं लाइक LIC, BHEL, सेल, तो गेल। अब आपका काम, मैं, हाँ ठीक है, अच्छा बताया आपने, थैंक यू। आप ध्यान दें, आपको फैक्ट्स तैयार करने हैं। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और वो कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो फैक्ट्स के साथ मिलकर आपका एक भी प्रश्न गलत कभी नहीं होगा। तो मोटे तौर पे स्टेट का मतलब क्या है? जो लॉ बना सकें और उसको एक्सक्यूट कर सकें, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो लॉ बना सकें और उसको एक्सक्यूट करने की पावर हो, यानी कि लॉ मेकिंग और लॉ एक्सक्यूशन, जिस भी अथॉरिटी की पावर है वो स्टेट है कॉन्सेप्चुअली। एग्जाम्पल्स कौन है वो आपको पढ़ना है, मैं भी बता सकता हूँ, बट मैं फैक्ट्स बताने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? जो कानून बना सकते हैं, और ना केवल बना सकते हैं, उसको लागू करवा सकते हैं। जब मैं कहता हूं या कोई भी कहता है लागू करवा सकते हैं, इसका मतलब उसमें इंक्लूड है, इम्प्लिसिट है, कि वो कानून अगर लागू कराने का मतलब है कि पनिश भी कर सकते हैं। कानून लागू कराने का मतलब क्या है? ये शोर कैसे हो रहा है? बंद करो, पीछे डोर क्लोज करो। तो लागू करने का मतलब है, एक्सक्यूट करने का मतलब है पनिशमेंट, उसके अंदर इंक्लूड है। अब वो पनिशमेंट कैसा भी हो सकता है। वो पनिशमेंट हो सकता है शारीरिक हो, वो हो सकता है आर्थिक हो, किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो मोटे तौर पर क्या समझना है? स्टेट मीन्स राज्य का मतलब कानून बनाने की ताकत, और उसी संस्था के पास या उसी से जुड़ी हुई संस्था के पास कानून का पालन कराने की ताकत, जिसमें पनिशमेंट इंक्लूड है। वो सब कोई कौन है? वो सब कुछ पार्ट थर्ड के लिए कम से कम क्या है? स्टेट है, राज्य है। बोलो, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस। ठीक यस है, सर। ओके। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में क्यों फंडामेंटल राइट्स की नीड है। वो इसीलिए नीड है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर जनता है, इलिटरेट पॉपुलेशन है, जिसके जिसके लिए जरूरी था कि उसको लिख के उसके राइट्स दे दिए जाएं, ताकि कि कोई भी चालाक संस्था, कोई भी चालाक स्टेट, स्टेट का मतलब आप भी हैं, आप कल को कलेक्टर बनेंगे, अपने लोकल एरिया के लिए अपने अथॉरिटी के अंदर कानून बना सकते हैं, उसका लागू भी करवा सकते हैं और पनिश भी कर सकते हैं अगर कोई उसको पालन नहीं कर रहा है। या आप एसपी हैं तो सेम काम आप कर सकते हैं अपनी जुरिडिक्शन में। अपना जो जितनी आपको छूट दी गई है, आप लॉ बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं, ठीक है। और अगर उस रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो सर्टेन अमाउंट तक पनिश भी कर सकते हैं, या पनिशमेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो आपसे बचना जरूरी है, क्योंकि आप एक जिन की तरह हैं, कि जिन को ताकतवर तो बनाना है। मैं पुलिस को अगर बहुत कमजोर बना दूंगा, कलेक्टर को बहुत कमजोर बना दूंगा, तब तो वो अपने काम भी नहीं कर पाएगा। बट मजबूत बना दूंगा, और पब्लिक तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है, इलिटरेट है, तो एक्सप्लॉइट होने के चांसेस होंगे। जरूरी था कि उनको फंडामेंटल राइट्स दिया जाए, उन जनसंख्या को, आम आदमी को, इसी अलादीन को, कि वो गारंटेड हो, और वो जाने कि ये वाले राइट्स तो सर आप मेरे नहीं छीन सकते, ये तो गारंटेड हैं, और आप छीन रहे हैं तो इसके लिए मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूँ। और सुप्रीम कोर्ट के आगे आप, जो जो भी एग्जीक्यूटिव हैं, कलेक्टर हैं, एसपी हैं, जो भी हैं, वो एज एग्जीक्यूटिव कुछ भी नहीं है। आपको वो आपके आर्बिट्ररी एक्शन को रोक सकता है। क्लियर है बात? बोलो।
यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो दूसरा हमने क्यों दिया था फंडामेंटल राइट्स भारत में, और क्या रीजन था? मैंने आपको बताया था कि डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी, ये अंडरलाइन, ये नोट करो, डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी, बहुमत की तानाशाही, बहुमत की तानाशाही से बचने के लिए भी जरूरी था कि भारत में फंडामेंटल राइट्स हों, गारंटेड हों, और गारंटी ऐसी हो कि उसके अंदर चेंज करना आसान ना हो, चेंज करना अत्यधिक मुश्किल हो। समझे? तो अब जानना है कि डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी क्या है। थोड़ा सा मैं कल बता चुका हूं, थोड़ा सा आप बताइए, फिर कोई कमी रह जाएगी तो मैं पूरा करूंगा। बताइए, कौन बताएगा? डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी का मतलब क्या है? पूजा पाठक बताइए। जी सर। डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजॉरिटी, बहुमत की तानाशाही से क्या आशय है, क्या मीनिंग है इसका? बहुमत की तानाशाही से आशय ये हो सकता है कि जैसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर के जो लोग ज्यादा होंगे पार्लियामेंट में, या जो संख्या में ज्यादा होंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, वो दूसरों को ध्यान में न रखते हुए काम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। ठीक है, गुड, अच्छा, अच्छी कोशिश है। और कोई बताए? समीर मल्होत्रा बताइए, समीर मल्होत्रा। यस सर। सो बेसिकली ठीक ही कहा कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर देखा जाए तो हिंदू मेजॉरिटी है, 80% हाँ। के करीब हिंदू हैं। हम्म, और हिंदू अगर एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं और किसी एक पार्टी को वोट देके और सत्ता में पहुंचा दें, तो उस हिसाब से कानूनों का अगर बनना चालू हो जाए बहुत और अच्छा, बहुत गुड, माइनॉरिटीज सही, को नजरअंदाज किया जाए तो बहुत अच्छे ढंग से आप लोग समझ रहे हैं, मेरे लिए भी काफी उत्साहजनक है। दोनों ने बहुत सही आंसर दिया। डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है, डिक्टेटर का मतलब क्या है? इरेशनल, विदाउट रैशनैलिटी कुछ भी करना, आर्बिट्रेरीनेस, आर्बिट्रेरीनेस, मनमानापन। बट ये मनमानापन कहाँ से आया? मेजॉरिटी से आया। मेजॉरिटी से आया मतलब संसद, लोकसभा में अगर सरकार बनानी है किसी पार्टी को, तो 272 मेंबर्स चाहिए उसके फेवर में। मोदी जी इसलिए गवर्नमेंट बना पाए कि 272 प्लस उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है। मान लो किसी के पास संख्या बढ़कर आ जाती है, 545 सीट हैं टोटल, 500 या 545 के 545 सीट एक ही पार्टी को मिल जाए। मुश्किल है बट असंभव तो नहीं है। प्रैक्टिकली तो मुश्किल लगता है, बट थ्योरेटिकली असंभव नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसी लहर चले, जैसा कि कोशिश की ही जाती रहे। पहले कहा गया राम मंदिर के नाम पर राम लला हम आएंगे, ये वो डस डस डस। अब फिर हो गया कि ये तो केवल झांकी है, मथुरा और काशी। इस तरह के स्लोगन आपने सुने होंगे। तो इस तरह के मथुरा काशी और फलाना ढिकना के नाम पर, जैसा कि सुनने में आ ही रहा है कि फिर से इस तरह की बातें हो रही हैं। मथुरा काशी पे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिर से एकजुट हो रहे हैं कि उसे भी, वहाँ भी मंदिर का जो जो भी अतिक्रमण है उनके हिसाब से उसको खाली कराया जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अब इस तरह के जो ध्रुवीकरण है, इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब पब्लिक का सेंटिमेंट इस तरह से मोड़ देना कि सब लोग एक ही बिंदु पे आ जाएं, एक ही तरह से सोचें। और ये बड़ा आसान है। ये जादूगरी, जादूगरी भी नहीं है, जादूगरी कह के तो इनका सम्मान करना होगा। ये मदारीपन करना बड़ा आसान है कि एक ही तरह के सोचने लग जाएं। जैसे अभी आप देखें, पूरे भारत में अगर 125 करोड़ लोग हैं, तो हम मोटे तौर पे मान सकते हैं कि 100 करोड़ लोग खाली कोरोना और मृत्यु और बीमारी और इस तरह की निगेटिव बातों को सोच रहे होंगे। ये क्या है? सोच का ध्रुवीकरण है। हम ऐसी हवा बना सकते हैं, चाहे वो कुछ समय के लिए ही हो, केवल वो गुबार हो, झूठी हो, बट ऐसी हवा बनाई जा सकती है कि सब लोगों का माइंडसेट लगभग लगभग एक जैसा हो जाए, या एक चीज को लेकर वो ज्यादा कंसर्न हो जाए। है ना? ऐसा किया जा सकता है, खास तौर पे जब
इलिटरेट पॉपुलेशन बड़ी हो। और इलिटरेट का मतलब मोटे तौर पे तो अक्षर ज्ञान से है, बट मेरा यहाँ पे पॉलिटिकल समझ को लेकर है, एक कॉमन सेंस की कमी को लेकर है। ठीक है, तो ऐसा मेजोरिटी आ सकती है, तो पार्लियामेंट में पूरी मेजोरिटी आ गई। उसका डिक्टेटरशिप ना हो, वो मनमाने रंग से कानून ना बनाने लग जाए, इसलिए भी जरूरी था। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 12 स्टेट के बारे में बताता है, और स्टेट का मतलब मैंने बता दिया। इन सब की वजह से जरूरी था कि फंडामेंटल राइट्स दिया जाए। इसके बाद आता है आर्टिकल 13, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आर्टिकल 13 मोटे तौर पे क्या कह रहा है, एक बार आप लोग फिर घर जाके पढ़ेंगे, घर जाके मतलब क्लास के बाद पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 कह रहा है कि संविधान से के लागू होने से पहले भी बहुत सारे रूल्स बन चले आ रहे थे, जिसको संविधान में एक्सेप्ट कर लिया गया। संविधान में एक्सेप्ट का मतलब क्या है, देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मदर है सभी तरह के लॉ की। तो बहुत सारे लॉ हैं, मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, ABCDEFGHI ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं। ये बच्चे कौन हैं, लॉज हैं, अलग अलग लॉ। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन है मदर। तो क्या किसी केस में, आप लोग सोच के बताएंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, किसी केस में चाइल्ड जो है मदर से बड़ा हो सकता है कि नहीं, या हमेशा मदर बड़ी होगी चाइल्ड छोटा होगा? किसी भी केस में सर हो सकता है। ओके, सामे पे तुम फंसे हो बहुत समय के बाद, बताओ मदर बड़ी हो सकती है या हमेशा बच्चे ही बड़े सर होंगे? किस तौर पे पूछ रहे हैं, शारीरिक तौर पे या पद के तौर पे सर? किसी तौर पे नहीं पूछ रहा मैं, सिंपली बताओ क्या बच्चा बड़ा हो सकता है माँ से या नहीं हो सकता? नहीं मानसिक तौर सर, पे नहीं कह रहा मैं, शारीरिक तौर पे ही कह रहा हूँ, चलो उम्र के तौर पे ही कह रहा हूँ, एज के तौर पे। हाँ, अगर वो स्टेप मदर हो तो। यस, अगर अडॉप्टेड हो चाइल्ड, अगर चाइल्ड अडॉप्ट किया गया है तो बड़ा हो सकता है। वेरी गुड। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन तो मदर है सारे 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 जितने लॉज हैं, बट कुछ बच्चे उसके कैसे हैं, अडॉप्टेड। जैसे इंडियन पीनल कोड, आईपीसी 1861, 1861, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से लगभग लगभग 100 साल पहले। तो ये 100 साल बड़ा जो बच्चा है, बच्चा, माँ तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगी, बट ये वाली माँ या ये वाला बच्चा जो है, बच्चे की तरफ बोलना ज़्यादा सही है, ये बच्चा क्या है, अडॉप्टेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले ही बहुत सारे अडॉप्टेड चाइल्ड थे, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने लायक जो थे, जो स्वीकार करने लायक नहीं थे, उनको ऑफ कोर्स खत्म कर दिया, है ना। तो हमने बहुत सारे रूल्स, लगभग लगभग 20% से जाके 20% से 25% तक के रूल्स पुराने वाले एज इट इज रख लिए, एज इट इज। ठीक है, वो सारे रूल्स कैसे थे, एडॉप्टेड। तो याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल 13 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के कुछ रूल्स, या कॉन्स्टिट्यूशन जब जब हमने लागू कर दिया उसके बाद के कोई रूल्स, कोई भी किसी भी तरह का रूल्स हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन से पहले का हो मतलब अडॉप्टेड हो, या खुद का बेबी हो, यानी खुद के रूल्स तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के बाद बने हैं, वो फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते। मतलब आप इस किसी बात पे किसी रूल्स को कह के, ये कह के आप उसको लागू नहीं कर सकते, और फंडामेंटल राइट्स का वो हनन कर रहा है कि सर ये तो बहुत पहले के हैं। हमारा तो कल्चर है, 1000 साल पुराने ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, और संविधान तो अभी आया है, 1950 में आया है, तो हम पुराने वाले के हिसाब से चले आ रहे हैं। तो अगर कोई भी रूल, चाहे वो संविधान लागू होने से पहले का हो, और उसको संविधान ने खुद ही अडॉप्ट क्यों ना कर लिया हो, उस समय हो सकता है ध्यान ना दिया हो। ठीक है, तो कोई भी रूल फंडामेंटल राइट्स को अगर कम करता है, उसकी ताकत को कम करता है, तो वो नल एंड वॉइड होगा। कितना, जिस मात्रा तक, जिस अमाउंट तक वो फंडामेंटल राइट्स को कम करता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, संविधान पूर्व या संविधान पश्चात निर्मित कोई भी विधि मूल अधिकार को की सुरक्षा की गारंटी को कम नहीं कर सकती। अगर कर रही है तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगी।
तो क्या पूरी की पूरी नल एंड वाइड हो जाएगी? मान लो एक रीति है, एक कल्चर है, हिंदुओं का एक कल्चर है, उस कल्चर में क्या है, शादी है, कल्चर का पार्ट है, शादी होती है, तो शादी क्या संविधान के खिलाफ है? नहीं है। फेरे क्या संविधान के खिलाफ है? कुछ लेना देना नहीं, फेरे लो या 10 फेरे लो या 20 लो, एक भी मत लो, कोई मतलब नहीं। आग के लें कि पेड़ के लें, कोई मतलब नहीं है। बट दहेज, अब ये या कोई और कोई रूल हो, है ना, वो अगर रूल हनन करता है, या कोई और कोई ऐसा रूल जिसकी गारंटी दी गई है जिस लॉ की, उसकी उसको तोड़ता है, तो वो वाला लॉ खाली क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो ये आर्टिकल 13 था हमारा। जो सबको आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? यस सर। ओके। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आर्टिकल 12 और 13 ये क्या होने वाला है हमारे पार्ट थर्ड में, उसके बारे में बता रहे हैं। कोई राइट्स नहीं दे रहे। हमारे राइट्स जो शुरू होते हैं वो आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? तो यस सर। आर्टिकल, यस सर। तो अब आप में कोई बताए कि आर्टिकल 3 क्या है? कोई अगर बताना चाहे बताए, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। किस बारे में है आर्टिकल 14? अरे बहुत लोगों को पता होगा, कोई भी बताए, ये तो हो नहीं सर सकता ना। अनटचेबिलिटी। सर आर्टिकल 14 है। हम्म, ये सर अनटचेबिलिटी किसने आर्टिकल कहा? 14 है विद। ये अनटचेबिलिटी किसके मुखार ये बिंदु से पूजा आया पाठक है? ने कहा। कोई दूसरा बताए? हाँ, कोई बता रहा था, बताइए। सर आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से। हम्म, ओके, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं डिस्प्ले ही कर देता हूँ। ओके, आप लोगों को कोई पीडीएफ सामने आया आप लोगों के? नो सर, अभी जो आपकी स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन आ रही है, ओके। अब बताएं, स्क्रीन ही आ रही है अभी भी? नहीं सर, यस अभी सर। तो नहीं। अब तो वो भी चलेगी, आपकी स्क्रीन भी चली गई। ओके, बताइए, अब तो दिख रहा होगा, स्लाइड यस सर। दिखी? यस सर, यस सर। तो मैंने नेचर ऑफ बताया आप फंडामेंटल लोगों राइट्स। को, हाँ, कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट है आर्टिकल 12, है ना, उसको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं ये छोटी सी बात समझ रहा हूँ इसको, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
फिर आर्टिकल 13 था, जिसमें मैंने आपको बताया मोटे तौर पे कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले और कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भी दोनों में से कोई भी अगर फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट कोई बात होती है, कोई लॉ होता है, तो वो नल एंड वॉइड होगा अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा है। तो जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कीजिए। लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 पढ़ो जल्दी से, कोई भी पढ़े। रवि मलिक आप पढ़िए। सॉरी सर, Article डिस्कनेक्ट 13 हो गया। declares हाँ क्या? Article 13 declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void. ये In other पॉइंट क्लियर है हर words, तरह से? it हाँ पढ़ो, आगे yes, पढ़ो। sir. In other words, it expressly provides for the doctrine of judicial review. Judicial review of Part 3 of the Constitution is not explicitly mentioned. It is implicitly conveyed through Article 13(1). This power has been conferred on the Supreme Court, Article 32, and High Court's Article 226. ओके, तो ध्यान दें, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए हमारे पास दो, उनके रेमेडी के लिए हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सीधे जो भी जिसको भी इससे परेशानी हुई है वो या उसके बिहाफ पर कोई दूसरा भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस हुआ है तो वो रिलीफ के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 यूज करते हुए। बट बहुत कन्वीनियंट होता है कि हम हाई कोर्ट जाएं, क्योंकि अगर मैं केरल का एक व्यक्ति हूं तो केरल हाई कोर्ट जाना मेरे लिए कंपैरेटिवली प्रैक्टिकली थोड़ा बेटर है सीधे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट आने से। तो अगर मैं वहाँ के हाई कोर्ट में अगर मैं रिलीफ के लिए जाता हूँ तो आर्टिकल 226 होगा, याद रहेगा आप लोगों को। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड केसेस सुप्रीम कोर्ट भी लेता है, और अगर मैं चाहूँ तो हाई कोर्ट में भी जा सकता हूँ, ठीक है। बट क्या मैं लोअर कोर्ट में जा सकता हूँ इसको लेकर, फंडामेंटल राइट्स के बचाव को लेकर? जल्दी बताओ। नहीं क्या मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता हूँ कि सर मेरा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर लेट्स से 14 वायलेट हुआ है या 15 वायलेट हुआ है या एनीवन वायलेट हुआ है, मैं क्या लोअर कोर्ट में जा सकता हूँ? नहीं सर, इसलिए हाँ ध्यान दो, जा तो हम सकते ही हैं, लेकिन उस समय हम फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के नाम से नहीं जाएंगे, हम अदर प्रोटेक्शन के नाम से जा सकते हैं। बट अगर मैं चाहता हूं कि रिट इशू करे कोर्ट, रिट का मतलब फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कोई आज्ञा अगर दे रही है, तो फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए सीधे जो आज्ञा दी जाती है, जो ऑर्डर पास करता है कोर्ट, उसको बोलते हैं रिट। तो रिट इशू करने की ताकत केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है, लोअर कोर्ट की नहीं है। क्लियर है बात? बोलो आप लोग, क्लियर है ना? तो मैं रिलीफ के लिए जा तो सकता हूं, बट वो फंडामेंटल राइट्स से कम कोई और बातों की रिलीफ के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि उनके पास, उन लोअर कोर्ट्स के पास ये पावर तो है ही नहीं कि रिट इशू करें, और असली खेल तो रिट का है, रिट पे तुरंत कार्रवाई होती है ना, इसीलिए तो मैं रिट इशू करवाना चाहता हूँ। ओके ठीक है, आगे पढ़ें। The term law in Article 13 has been given a wide connotation so as to include the following: permanent laws enacted by the Parliament or the state legislatures. Second, temporary laws like ordinances issued by the President or the state governors. Third, statutory instruments in the nature of delegated legislation, executive legislation like order, bylaw, rule, regulation, or notification. And number 4, non-legislative sources of law, that is custom or usage having the force of law. बहुत ही डिटेल में समझाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
कि लॉ का मतलब क्या है, क्योंकि ऊपर क्या कहा गया, हेडिंग ही क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट। कोई रूल्स, कोई नियम जो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट हैं, असंगत हैं, तो उन लॉ को नल एंड वॉइड माना जाएगा। और वो कौन करेगा नल एंड वॉइड? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करेंगे। बट लॉ का क्या मतलब है ये भी समझाया गया है। लॉ का मतलब परमानेंट लॉ है। परमानेंट लॉ का मतलब जो लॉ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इशू करती हैं, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो लॉज इशू करती हैं वो हैं, दे आर परमानेंट लॉज। ओके, देन टेम्पररी लॉज। टेम्पररी लॉज मीन्स ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस गिवन बाय ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कौन पास कर रहा है? भाई स्टेट गवर्नर्स, है ना, जो एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब, तो वो भी लॉ है। इसी तरह स्टेटरी लॉ, और उसी तरह हमारे कस्टम्स, हमारे जो हमारे सोसाइटी के कस्टम्स हैं, ये भी तो लॉ हैं। बल्कि कई बार तो वो लॉ हम पे ज़्यादा हावी होते हैं। सोसाइटी देखो, सोसाइटी हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, बट देखा जाए दूसरी तरफ हमारी सारी झंझट, हमारी जो सारी फसाद की जड़ है, वो भी कौन है? सोसाइटी ही है। ठीक है, तो एक सिंपल फॉर्मूला है बुद्धिज्म में कि जिस चीज से आपको सुख मिल रहा है ना दुख मिलने के चांसेस भी सबसे ज्यादा उसी से हैं जिससे ज्यादा सुख मिल रहा है। क्योंकि सुख का अपोजिट क्या है? दुख। और जिस चीज का भी अपोजिट अवेलेबल है वो घूम के सामने आएगा ही। ठीक है, तो हमारी लाइफ का मेजर पार्ट तो कस्टम्स, यूजेस और जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उनके ढंग से चलते हैं, वो भी तो लॉ बनाते हैं। तो कोई भी लॉ हो, चाहे वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉ हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव का बनाया हुआ लॉ हो, या वो जैसे यहाँ पे देखें, ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ये सब कुछ लॉ के फॉर्म में है। ये कौन इशू करता है आमतौर पर? जैसे कि आप कलेक्टर बनेंगे या एसडीएम बनेंगे, आप लॉ इशू, कोई ऑर्डर इशू करेंगे, तो वो भी अपने आप में लॉ है। कोई बाई लॉज, कोई रेगुलेशंस, कोई नोटिफिकेशंस, ये सब कुछ लॉ है। तो जब भी किसी भी फॉर्म में लॉ हो, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं करेगा। फंडामेंटल राइट्स से अनकंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट या असंगत नहीं हो सकता। क्या बात समझ में आई ठीक से सबको? इनकंसिस्टेंस नहीं होगा, चाहे वो किसी भी तरह का लॉ हो। तो चार तरह के, चार वर्ग हो सकते हैं, चार क्लास हो सकते हैं। बोलो, क्लियर है? आगे बढ़ें, बताइए। यस सर सर। बायलॉज कौन है? Yes, sir. बाई लॉज का मतलब क्या होता है? एक लॉ बना हुआ है, उसके सपोर्ट में कोई लॉ बनाना बाई लॉज है। ठीक है, जैसे एक लॉ बना हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप एसडीएम हैं, एसडीएम गाजियाबाद हैं, ठीक है, एसडीएम गाजियाबाद हैं आप, और आपको, आपके ऑलरेडी लॉ बना हुआ है कि ऑफिस खुलने का समय सुबह 9:30 बजे है, 9:30 से 5 बजे तक है, ये लॉ है। आप एक बाई लॉ बनाते हैं कि महिलाएं जो हैं वो 9:30 की बजाय 10 में भी आती हैं, 10 बजे आती हैं तो काम चलेगा, और 5 बजे की जगह 5:30, 4:30 बजे भी चली जाती हैं तो चलेगा। या कोई आपके यहाँ स्टाफ है जो प्रेग्नेंट है, वो हाफ टाइम में भी चली जाती है तो चलेगा। ये क्या है? बाय लॉ। बट बाय लॉ बनाते समय आप फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो बाय लॉ मैंने बनाया है कि आप लंच टाइम में भी जा सकते हैं, वो केवल इस कास्ट के लिए है या इस रिलीजन के लिए है। इस तरह से आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते बाय लॉ बनाते समय भी। क्लियर है? जी सर। तो मोटे तौर पर बाय लॉ किसे कहते हैं? लॉ के सपोर्ट में जो लॉ बनाया जाता है उसको बाय लॉज कहते हैं। ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो आगे पूजा आप ही पढ़िए, पढ़िए आगे। सर एक्चुअली मेरे मोबाइल में स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रही है, मैं तो टेक्स्ट खोल के बैठी हूँ सर। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई भी पढ़े, जी सर, कोई यहाँ दूसरा। नेटवर्क का बहुत इश्यू है। जी सर। ठीक है, अनुराग पढ़िए।
रत्ना पढ़िए, जिसको भी आवाज आ रही है पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए। ओके मैं ही पढ़ दे रहा हूँ, लग रहा है आप लोग। फर्दर आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ए constitutional amendment is a not a law and hence cannot be challenged। अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स में कुछ चेंज किया गया है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। ठीक है, लॉ क्या माने जाएंगे, ये सारे माने जा रहे हैं। बट अगर हमें फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना बहुत ज़रूरी है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और उसके तहत हमने लॉ चेंज किया है और उससे सुप्रीम कोर्ट भी या कोर्ट भी सहमत है तो वो लागू रहेगा, वो चेंजेस मान लिए जाएंगे। ठीक है, बोलो क्लियर है? जी सर। सर अगर सर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम क्या उसको उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट की किसी भी एक्टिविटी के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा आम आदमी, ये जो मैंने फोटो दिखाया कि ये जो अलादीन है वो बहुत कमजोर है, इसको ताकत देना बहुत जरूरी है। और इसकी ताकत क्या है, उसको जहां भी लगता है कि उसकी हदों का या उसका वायलेट हो रहा है, उसकी शक्तियों का, उसके राइट्स का, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो पार्लियामेंट की किसी भी एक्टिविटी इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के खिलाफ कोर्ट में अपील किया जा सकता है। ठीक है ना? तो सर जैसे इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हो रहा है तो हम उसको कानून नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, आर्टिकल 13 के तहत हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करने के लिए लॉ नहीं मानेंगे, है ना? लॉ तो है ही वो, बट वो आर्टिकल 13 वहां पे यूज नहीं होगा कि सर ये है ना। ओके नेक्स्ट। If amendment to the constitution are not covered under the term law, then the parliament can amend the fundamental rights by amending the constitution itself. तो इट्स ओके, ये तो बिल्कुल आप पढ़ के समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तो आ, ये सारी बातें आपको आर्टिकल 13 में पढ़नी है और खुद से पढ़नी है, 2 बार पढ़नी है, सब कुछ समझ में आएगा। फिर हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की जो अलग अलग समय पर जो अमेंड किया गया है वो क्या क्या किया गया है। बट मैं चाह रहा हूँ कि ये स्लाइड थोड़ा पहले आ गया है, इसको सबसे बाद में रखते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं पहले जान लें, क्योंकि कहानी में एंट्री करने से ज़्यादा आनंद आएगा, इसको हम फिर बाद में पढ़ेंगे। सीधे हम आ जाते हैं आर्टिकल 14, क्योंकि हमने 12 पढ़ लिया, 13 समझ लिया, अब 14 में आते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 14 क्या कह रहा है, ये जो क्लास है वो क्लास है राइट टू इक्वलिटी का, है ना? और इस क्लास में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के आर्टिकल्स आते हैं। ओके, तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक का जो क्लास है, वर्ग है, उसको बोलते हैं राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये क्लास है जिसको हम बोलते हैं क्या, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू 18, अनुच्छेद 14 से लेके 18। और अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये आप देख पा रहे हैं आर्टिकल 14? जी यस, इसका मतलब क्या है हम अभी थोड़ी देर में समझते हैं। फिर आर्टिकल 15 है, 15 क्या कह रहा है, prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth। धर्म, मूल वंश, रेस की हिंदी क्या है, RAC, रेस, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद, डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो इट इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब इन
इन आधारों पर, जो आधार दिए गए हैं, आधार पर विभेद का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। कौन कौन से आधार याद रख लेना है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये इसलिए तो आप देख पा रहे होंगे सब कुछ किसकी बात हो रही है? इक्वलिटी की बात हो रही है, कि किसी को किसी धर्म के आधार पर, उसका मूल वंश क्या है उसके आधार पर, कास्ट के आधार पर, उसका लिंग क्या है, वो मेल है या फीमेल है, या प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म कहाँ हुआ है, जन्म उसका दिल्ली में हुआ है या गोरखपुर में हुआ है कि आगरा में हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ना इससे वो ऊपर हो जाता है किसी से, ना ही वो इससे नीचे हो जाता है किसी से, इक्वल रहता है। ये सारे जो बेस हैं, कितने बेस हैं काउंट करो? 1 2 3 4 5। इन 5 ग्राउंड्स पर आर्टिकल 15 सबको इक्वलिटी बना देता है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं जानना चाहता हूं, 2 शब्द हैं जिससे पूछेंगे वो बताएगा। एक शब्द है यहाँ पर सेक्स, SEX, और दूसरा होता है जेंडर। इन 2 शब्दों में क्या अंतर है? रवि बताएं, सेक्स एंड जेंडर, क्या दोनों समान हैं, यानी कि दोनों क्या सिनोनिम्स हैं, या फर्क है? फर्क है तो क्या, बताइए जल्दी बताओ, आगे बढ़ना है। नहीं पता सर, सेम ही है अभी तक तो। ओके, कौन और बताएगा? मेरे सामने नाम नहीं आ रहे हैं अभी। बताओ, पूजा पाठक जी आप बताइए। पूजा मिश्रा आप बताइए, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। यहाँ पे जेंडर क्यों नहीं लिखा हुआ है? लिखा होना चाहिए था रिलीजन। हाँ, सर सेक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं जो बायोलॉजिकली मींस मेल फीमेल, और हाँ, जेंडर को शायद हम कुछ उसका सोशल बेस्ड, मतलब उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका खुद का, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से मतलब? मतलब वो सोशल में, सोसाइटी में क्या रोल प्ले कर रहा है। चलो चलो ध्यान दो, बिल्कुल काफी ठीक है। सेक्स का एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। बायोलॉजिकली कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, इवन कि कोई थर्ड जेंडर हो सकता है। ठीक है, तो मेल या फीमेल होना एक बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। ठीक है, बट जो जेंडर है वो एक सोशल आइडेंटिटी है। क्योंकि जब हम जेंडर बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं कि सोशल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। सोशल आइडेंटिटी का मतलब अब यहाँ पर आ गया कि आप लड़के हैं तो ये आपके प्रिविलेजेस हैं, आप लड़की हैं तो आपके ये प्रिविलेजेस नहीं हैं सोसाइटी में। हम प्रिविलेज नहीं हैं या हैं की बात जो कर रहे हैं वो एक सोसाइटी का नॉर्म्स है, ना कि नेचुरल नॉर्म्स है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? यहाँ पे जेंडर की बात नहीं है, सेक्स की बात है। ओके, तो सेक्स मेरा, हमारी जो पहचान है वो क्या है? बायोलॉजिकल या नेचुरल पहचान है। ठीक है, बट जेंडर मेरा क्या पहचान है? सोशल पहचान है। ठीक है, इसको हम और आगे समझेंगे। फिलहाल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरियों में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये आर्टिकल 16 बता रहा है। आर्टिकल 17 बता रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिसेस। छुआछूत, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनटचेबिलिटी की हिंदी क्या है? अस्पृश्यता, छुआछूत। तो आपको पता ही है हमारी सोसाइटी लंबे समय से हिस्टोरिकली कुछ कास्ट को, कुछ लोगों को अनटचेबल मानती रही है। ठीक है, इलॉजिकली उनको जन्म से ही क्या माना गया? कि वो अनटचेबल हैं। कई बार तो बहुत ही हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहुत ही इरेशनल, कि उनकी छाया भी पड़ जाएगी तो कोई कुछ कास्ट के लोग उससे अपवित्र हो जाएंगे और दे आर अनटचेबल।
तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल जो एक इनजस्टिस था, जो हिस्टोरिकल इलॉजिकल चीजें थी, उसको हमने एबॉलिश किया आर्टिकल 17। ये भी इक्वलिटी की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 18 है कि कुछ लोगों को बहुत सारे टाइटल्स मिले थे जो ब्रिटिशर्स दिया करते थे। जैसे कि टाइटल एक हुआ करता था राजा, जैसे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय का नाम आप सबने सुना होगा। वो कोई राजा, कहीं के राजा महाराजा नहीं थे, वो एक टाइटल दिया गया था। किसको? अंग्रेजों ने दिया था। इसी तरह किसी को वो राय बहादुर, राय साहब, है ना, इस तरह के टाइटल्स दिया कर, चौधरी, है ना। तो इस तरह के टाइटल दिया करते थे। किसको टाइटल्स देते थे ये, किसको ये उपाधियां देते थे? जो उनके लिए लॉयल थे, जो लॉयल्टी दिखाते थे, ठीक है। और बाकी समाज के लोग भी लॉयल हो जाएं, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, इसलिए बहुत सारे टाइटल्स दिए गए थे। अब ये टाइटल्स भी तो डिस्क्रिमिनेट करते हैं समाज में। मेरे दादा परदादा को वो टाइटल नहीं मिला, ठीक है, और किसी को मिला है, तो वो लगातार अपनी आने वाली जनरेशन में लगातार राय बहादुर लगा रहा है, ठीक है। हमारे दादा इतने एक्टिव नहीं थे, तो हम तो राय बहादुर जिंदगी में हो ही नहीं सकते। तो इस तरह से तो हम अनइक्वल हो गए उस व्यक्ति की तुलना में। इस तरह की सारी टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। एकेडमिक का मतलब, आप इंजीनियर हैं, अपने नाम के आगे इंजीनियर लगाइए, इंजीनियर ABC। आप PhD हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाइए। आप मैट्रिक हैं, अपने नाम के आगे मैट्रिक लगाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले पुराने घर देखेंगे कानपुर या लखनऊ में या और जगह भी होगा कि पुराने घरों के आगे लिखा होता है रामलाल कॉमा मैट्रिक। तो उस समय मैट्रिक होना एक बड़ी बात होगी, तो एक एकेडमिक टाइटल है, लगा सकते हैं रामलाल MA हिंदी, है ना, बिल्कुल फक्र से लगा रहा था वो, लगाइए। इसी तरह मिलिट्री टाइटल्स हैं, है ना, मेजर, ब्रिगेडियर वगैरह वगैरह, लगा सकते हैं। बट जो अनुवांशिक, जो दादा परदादा, उनके दादा परदादा से चला आ रहा है, इस तरह के टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया गया। इस तरह से राइट टू इक्वलिटी है 14 से लेके 18 तक। क्या बात समझ में आई सबको? हाँ, यस यस सर। सर। सर एक छोटा सा यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। पूछिए। सर ये मतलब जैसे राइट टू इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी हमें हर बेस पे दी जा रही है, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो मतलब हर चीज़ में इक्वलिटी दी जा रही है। तो सर क्या ये जो जो रिजर्वेशन सिस्टम है, क्या ये राइट टू इक्वलिटी का हनन नहीं है? हाँ, जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल में विचार करेंगे, ठीक है। अभी मानना है कि नहीं है, क्यों नहीं है, ये हम उस समय बात करेंगे। अभी थोड़ा डिटेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, और कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। तो अब हम, ये तो मैंने संक्षेप में बता दिया आपको, अब हम डिटेल में जाते हैं, आर्टिकल 14 को समझते हैं, ठीक है। विक्रम, आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ सर, आ रही है। पढ़िए। ओके। आर्टिकल equality before law and equal protection of law. Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of laws within the territory of India. रुक जाइए। देखिए, जब कोई पढ़ रहा है ना, तो आपको भी साथ साथ पढ़ना है। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, ताकि आप शब्द से वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, और जो भी समस्या हो वो उसको दूर हो। क्योंकि पढ़ते समय जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो कई शब्द आप नहीं समझते, तो सोचते हैं छोड़ो, इम्पोर्टेंट नहीं होगा, या छोड़ देते हैं, या बाद में पूछेंगे, फिर भूल जाते हैं। यहाँ पढ़ाने का मेन पर्पस है कि आप साथ साथ पढ़ें, उस शब्द को पढ़ें और शब्द सह समझें, कोई भी शब्द को आप इग्नोर ना करें। ये सब कुछ आपकी किताब से ही लिया गया है, और कुछ एकाध लाइन खाली जोड़ी गई है, ठीक है। तो इसमें कुछ अनोखा नहीं है ये, बट मैं चाहता हूँ कि आप शब्द सह समझ लें, ताकि आप हमेशा के लिए आपका अपना हो जाए। मैं चाहता हूँ महीने भर के बाद जब आप इसको पढ़ें तो आपको लगे कि आपको हमेशा से आता था, ठीक है। आपको लगे कि ऐसा कुछ नहीं, सर ने ऐसा कुछ खास नहीं कर दिया है, मुझे आता ही था, ये अंदर से फील होना चाहिए। वो तब होगा जब आप शब्द सह चीजों को समझ लेंगे। तो साथ साथ आप लोग, ये नहीं कि कोई पढ़ रहा है तो बाकी लोग
थोड़े सुस्त हो जाएं, आप भी साथ साथ मन ही मन पढ़िए, ठीक है। और जैसे ही किसी दूसरे का पढ़ने का मन हो वो पढ़ना शुरू कर दे, है ना, तो पहला अपने आप चुप हो जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप पढ़ें, मेरे पढ़ने से कुछ थोड़ा ना होगा। एक बार फिर से पढ़िए प्लीज। Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India. ठीक है, ये तो सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है और इसके ऑनवर्ड्स ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्या मतलब है, क्योंकि कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो एक आम आदमी के लिए या एक इवन की वकीलों के लिए भी समझना मुश्किल होता है, इवन की कोर्ट के लिए भी समझना मुश्किल होता है। तभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होते हैं, और वो बेंचेस बढ़ते जाते हैं, 7 जजेस का, फिर 9 जजेस का। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है वो सबके लिए समझना आसान नहीं है, इवन के जजेस के लिए भी समझना आसान नहीं है, इसलिए कई बेंचेस होते हैं। तो ये तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है। अब आप इसका डिटेल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट्स में पढ़िए। This provision confers right on all persons, whether citizens or foreigners. तो आप जब आप पढ़ें तो ध्यान रखें कि लॉ क्या कह रहा है, सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब हो गया कि ये राइट्स न केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं, फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ राइट्स एक्सक्लूसिव केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं, बट जिनमें लिखा हुआ है एनी पर्सन, मतलब हमारी जो भी टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी, उन सब में उसमें जो भी व्यक्ति है उन सबको मिला हुआ है, चाहे वो हमारा सिटीजन हो या वो फॉरेनर हो। क्लियर है? तो अब ये सब डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन खाली ये बता रहा है कि ये जो ब्लैक में ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम इसकी डिटेल में आ रहे हैं। तो एनी पर्सन का मतलब समझे पहले इसमें आप लोग, इट Yes, कन्फर्स sir. राइट्स ऑन ऑल पर्सन्स। नेक्स्ट पढ़िए। Okay. Moreover, the word person includes legal persons, that is, statutory corporation, companies, registered societies, or any other type of legal person. देखो, हम पर्सन्स को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन और दूसरा लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब हम और आप, जो नेचर ने पर्सन बनाया है, बट हम लीगल पर्सन कहते हैं जो आगे लिखे हुए हैं, कोई कंपनी, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी इत्यादि, इन सब के भी राइट्स हैं। वो राइट उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लीगल पर्सन। तो दो तरह के पर्सन हो गए, नेचुरल पर्सन मतलब सच में कि जो ह्यूमन है, और दूसरी ये इंस्टीट्यूशन। तो पर्सन का मतलब ये है, ठीक है। आगे बढ़िए। The Supreme Court held that where equals and unequals are treated differently, Article 14 does not apply. हम्म Uh, हम्म, आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। While Article 14 forbids class legislation, it permits reasonable classification of person, objects, and transaction by the law. तो देखो, But पहला पॉइंट है कि इक्वल्स और अनइक्वल्स ट्रीटेड डिफरेंटली। इसको हम थोड़ा और आगे पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और ज्यादा। मोटे तौर पे ये समझो कि बराबर लोगों के साथ बराबर रूल्स, और जो बराबर नहीं है उनके साथ इक्वल्स के साथ इक्वल्स रूल, अनइक्वल्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट। ये क्या है? आर्टिकल 14 में आता है, ठीक है। तो हम अभी जब डिटेल में आएंगे, जब हम पढ़ेंगे क्या, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तब हम और डिटेल में समझेंगे। फिलहाल इसको दिमाग में रखिए कि इसको अभी और इसका एलिब्रेशन बाकी है। नेक्स्ट पढ़िए, थर्ड पढ़िए। But the classification should not be arbitrary, artificial, or evasive. Rather, it should be based on the intelligible, differential, and substantial distinction. हाँ, तो For हम हाँ, बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लोगों में कि इक्वल है या नहीं, अनइक्वल के देखो मोटे तौर पर अभी समझ लो, क्योंकि बार बार दिमाग में आएगा आप लोगों के। इक्वल के साथ इक्वल ट्रीटमेंट और अनइक्वल के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट इक्वलिटी है। इसको ऐसे समझिए कि अगर बॉक्सिंग है या रेसलिंग है, रेसलिंग में हम क्या देखते हैं? वजन देखते हैं, है ना, कि दो जो रेसलर हैं उन वो लगभग इक्वल वजन के हों। ऐसा ना हो कि महाबली खली के सामने हम खड़ा कर दें बिल्कुल सीकिया पहलवान,
और ये कहें कि भाई 2-2 घूंसे मारने हैं, है ना, और उसके बाद फैसला हो जाएगा, तो भैया वो सीखे पहलवान 2 घूंसे मारेगा, पहले मान लो उसका नंबर ही आ गया, इत्तेफाक से किस्मत थी उसकी बढ़िया कि पहले नंबर आ गया कि तू ही मार, तो उसने 2 घूंसे लगाए महाबली खली के, महाबली पता भी नहीं चला, और महाबली खली को 2 घूंसे मारने घूंसे में ही वो धराशायी हो गया। ऐसा, ये इक्वलिटी नहीं है कि 2-2 घूंसे मारना, यहाँ पे अनइक्वल हम करेंगे, अनइक्वल तो इक्वल के साथ इक्वल, ये कहने का मतलब है। और हम जो भी क्लासिफिकेशन करेंगे, हम जब भी क्लासिफिकेशन करें, हम का मतलब स्टेट क्लासिफिकेशन करें, तो वो आर्बिट्ररी या आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ऐसा होना चाहिए जिसके पीछे रीजनेबल हो। पढ़ो। For example, announcing welfare schemes for the BPL category like PDS does not amount to a violation of Article 14 as it attempts to reduce the inequality between BPL category and the non-BPL category. तो मैं वही बात यहाँ पे एग्जाम्पल से करके दे रखा है कि क्या, जैसे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो राशन की दुकानों पे जो अनाज इत्यादि मिलता है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को तो देते हैं, बाकी आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो मिलेगा बिलो पॉवर्टी लाइन को। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कह सकता कि तो अनइक्वलिटी है, सबको मिलना चाहिए, नहीं नहीं, इक्वल्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट, और है ना, और अनइक्वल्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट होना है, क्योंकि वो आपके इक्वल नहीं है, वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी सबको मिलना चाहिए। इस तरह से कोई इक्वलिटी के नाम पर सबको नहीं बांटा जा सकता, क्यों, इतने रिसोर्सेस होते ही नहीं है कि सबको बांटा जाए, ठीक है। मेन बात समझते हैं इसमें, जो लैंग्वेज थी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आज हम इसको समझ के फिर आज क्लास समाप्त करेंगे। पढ़िए। Positive and negative concepts. The concept of equality before law is of British origin, while the concept of equal protection of law has been taken from the American Constitution. Equal protection of laws, positive concept. The concept हाँ of equal. Okay, तो पढ़ो। हाँ हाँ, नहीं एक मिनट, तो ये तो फैक्ट है, आपको याद रखना है कि ये जो पूरा पढ़ा ऊपर, उसमें 2 लाइन थी, एक था इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, जबकि इसी का दूसरा शब्द है, दूसरा वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। तो मैंने आपसे बताया था, ये पूरी छूट कि जहां भी अच्छा है उसको हम अपना लें, है ना। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, ऋग्वेद का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमने धारण किया है। लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से जो ज्ञान है, जो अच्छा है, उसको हम स्वीकार करें, ठीक है। तो हमने दोनों जगह से लिया है, अब एक एक को समझते हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब है, पढ़िए। सर किसी और से बोलिए, थोड़ा नेटवर्क गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कोई और अगर पढ़ अच्छा ठीक है, कोई और पढ़ सके तो पढ़े, जिसको भी दिखाई दे रहा है। Equal protection of laws, a positive concept. The concept of equal protection of laws implies the following: the equality of treatment. हाँ पढ़ो। हेलो। हेलो। हाँ पढ़िए। हाँ सर, सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। The equality of treatment under equal circumstances, both in the privileges conferred and liabilities imposed by the laws. Yes. हाँ पढ़ो पढ़ो, पहले पढ़ लो, कोई बात नहीं। The similar application of the same laws to all persons who are similarly situated, and the like should be treated alike without any discrimination.
तो देखो, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक्चुअल में रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और उसका मतलब था मोटे तौर पे रूल ऑफ लॉ का ये, इसके 3 एलिमेंट्स हैं, जरा पढ़िए क्या है। The concept of rule of law has the following 3 elements or aspects. Number 1, absence of arbitrary power. No man can be punished except for a breach of law. तो मैंने आपको कहा था, एक मिनट, मैंने आपसे कहा था कि ब्रिटेन में ना मेन कंसर्न था एग्जीक्यूटिव एक्सप्लॉइट ना करे, एग्जीक्यूटिव जो है वो आर्बिट्ररी ना हो जाए, लेजिस्लेटिव से कोई दिक्कत नहीं थी खास। इसीलिए ब्रिटेन का सारा जो प्रयास है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन का या ब्रिटेन के लॉ का, वो ये है कि वो आर्बिट्ररीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव से प्रोटेक्ट करे, ठीक है। और उसमें एग्जीक्यूटिव में कौन थे? बहुत सारे लॉर्ड्स, सामंत, ठीक है। वो सामंत बहुत तरह से प्रिविलेजेस का फायदा उठा रहे थे और इसकी वजह से बहुत लोग अंडर प्रिविलेजेस थे। इसमें मैंने आपको मोटे तौर पे बताया कि जो नए नए धनी लोग आ रहे थे, जो नए नए इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, नए नए कैपिटलिस्ट आ रहे थे, एक नया वर्ग आ गया, ठीक है। ना तो वो राजा था, ना वो क्लर्जी था, और ना ही वो सामंत था, ना ही वो फ्यूडल पावर था, बट वो नया पावर था। नया पावर किस फॉर्म में? मनी है, बट सोसाइटी में उसकी स्टेटस नहीं था। नव धनाढ़ है, नया नया धनी बना है, अब उसको धन के साथ साथ अब उसको इज्जत भी चाहिए, है ना। इस रेफरेंस में पढ़िए रूल ऑफ लॉ को। तो ब्रिटेन का ये पूरा ये कॉन्सेप्ट है, और जब ब्रिटिश भारत आए तो रूल ऑफ लॉ लेकर आए, और ये इसका हमें बहुत फायदा हुआ। ये बात ध्यान से सुनिए, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता, चाहे वो उन्होंने पूरी तरह अपनाया नहीं अपनाया, आधे मन से अपनाया, ये एक अलग बात है, अगर इंडिया में रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स नहीं लाते तो गांधी नहीं होते। गांधी का होना, गांधी का गांधी होना, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो एक्सेप्टेंस आधे अधूरे मन से हो, एक अलग बात है। अगर मान लो गांधी पैदा होते हिटलर के टाइम, हिटलर की के देश में, मुसोलिनी के देश में, क्या आपको लगता है कि गांधी 2 दिन भी टिक पाते? बताओ रवि, तुम ही बताओ। नहीं सर, क्योंकि ये जितने भी डिक्टेटर्स हैं उनका ये है, हमेशा से देखा गया कि वो अपने जो भी ऑपोजिशन है उसको हटा देते हैं, सब साफ कर देते हैं। उनको वो गोली मार देते हैं या उनका जीवन ही समाप्त कर देते हैं। तो गांधी को ऑफ कोर्स प्रॉब्लम हुई, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं अभी क्योंकि रूल ऑफ लॉ समझा रहा हूँ तो मैं उस रेफरेंस में समझा रहा हूँ। गांधी ने रूल तोड़ा अगर उनके, तो उनको अरेस्ट किया गया और उनको कोर्ट ऑफ द लॉ में लाया गया। ये नहीं कि उनको उठाया और हिटलर की तरह, जैसा सो कॉल्ड बताया जाता है, पता नहीं ऐसा फेमस है कि ऐसा कहते हैं कि हिटलर ने उठाया और जो भी उसका अपोनेंट है उसको उन्होंने गैस चेंबर में डालकर थोड़ी देर में गैस बना दिया। ऐसा पॉसिबल नहीं था रूल ऑफ लॉ की वजह से इंडिया में। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मैं बिल्कुल छोटा करके नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की वजह से बहुत सारे सुविधाएं, सिया में गांधी पैदा नहीं हो सकते थे, या बियॉन्ड किताब जाना बहुत जरूरी है। एक ही तरह के आंसर हजारों बियॉन्ड समझ होनी जरूरी है। तो पहला क्या है पॉइंट इसका? आर्बिट्ररी पावर, नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर द लॉ, है ना। अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर पहला है। सॉरी, सेकंड पॉइंट पढ़ो भाई। Equality Okay. before the law, equal subjection of all citizens to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts. तो ऑर्डिनरी लॉ का मतलब क्या है? सामान्य नियम सबके लिए
अलग नियम ऐसा नहीं होगा, सभी लोगों को इक्वल ऑर्डर के अंदर आना होगा। अब क्राइम अगर कोई लॉ के अगेंस्ट हुआ है उसको सबके लिए बराबर होगा और उसके लिए इक्वल रूल। भारत में कहा जाता है कि जो कुछ प्रिंसली स्टेट थे और दूसरे कास्ट के लिए तो उसका मैक्सिमम दंड क्या था? ये सभी को आवाज ब्रेक हो रही है? यस सर। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा लहर के आती है। अच्छा, लहरा रहा हूँ मैं आजकल। अच्छा रुक जाओ, बताते हैं, देखते हैं। हाँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आवाज में। अच्छा ओके ओके ठीक है, तो पढ़ो, तब तक पढ़िए। The primacy of the rights of the individual. The Constitution is the result of the rights of the individual as defined and enforced by the courts of law, rather than the Constitution being the source of the individual right. Yes. अब आवाज कुछ बेटर है क्या? जी सर। ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक है। मैं बिल्कुल वाईफाई के बिल्कुल करीब बैठ गया हूँ आके। एक मिनट, जरा फैन चला लेता हूँ। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि तीन रूल ऑफ लॉ के तीन एलिमेंट्स हैं, और जिसमें पहला एलिमेंट है absence of arbitrariness of power, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये जो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो प्राइमरी हैं, है ना, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ही, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है वो ही इंडिविजुअल की राइट्स से आते हैं, इसलिए इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। कुल मिला के अगर एक लाइन में समझना हो, ये आपको लिखने के लिए फिलहाल कहीं नहीं आएगा, कुल मिला के एक लाइन में समझना हो, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है, लिख लो, बल्कि लिख लो, रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू नो वन इज अबव द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। ये नेक्स्ट टाइम मैं स्लाइड में डाल दूंगा, पिछली बार वाले में डाला भी था, इसको पता नहीं स्लाइड कहाँ खो गया मुझसे, बहुत सारी मेहनत बेकार चली गई। मैं देखता रहा अलग अलग ड्राइव में, कहीं मिला नहीं, डिलीट हो गया। तो लिखा आपने रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है एक लाइन में, बताइए। यस सर। नो वन इज अबव द लॉ, मतलब हर कोई लॉ के अंडर में है, और हर कोई का मतलब कोई भी, और वो लॉ कैसा है, ऑर्डिनरी लॉ है। ऑर्डिनरी लॉ का मतलब सबके लिए इक्वल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, इंटेलेक्चुअल स्टेटस, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल ऑफ लॉ का मतलब सभी लोग इक्वल रूल्स के अंडर में है। क्या बात समझ में आ गई हर तरह से सबको? क्लियर है ना? यस सर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे अंदाजा लगता है, मैं अगर अनुमान करूं तो ये आ सकता है कि रूल ऑफ लॉ इन इंडियन सिस्टम, रूल ऑफ लॉ जो डाइसी ने बताया या और लोगों ने ब्रिटेन में बताया, वो तो बहुत पिट चुका है, बहुत बार आ चुका है। तो हम इंडिया के रेफरेंस में देखें तो ये आप ध्यान से एक बार पढ़िए, फिर से हम आर्टिकल 14 को एक बार पढ़ेंगे। पढ़िए, रूल ऑफ लॉ इन इंडियन सिस्टम, प्लीज। Rule of law in Indian system. Only the first and the second element of the concept given by Dicey are applicable to the Indian system and not the third one. Absence of arbitrary power, equality before the law. हाँ. In the Indian system, the Constitution is the source of individual rights. The Supreme Court held that the rule of law as embodied in Article 14 is a basic feature of the Constitution. Hence, it cannot be destroyed even by an amendment. तो आप में से ज़्यादातर लोगों को याद होगा, जब मैंने प्रीएम्बल पढ़ाया तो मैंने कहा था कि एक केशवानंद भारती केस था, है ना, जो 24 अप्रैल का केस है, 24 अप्रैल 1973 का, ठीक है।
और उसमें मैंने बताया था कि बाकी बहुत सारी बातों के साथ साथ कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन पार्लियामेंट कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक फीचर। बेसिक फीचर क्या होगा ये कोर्ट ने कहा वो हम समय समय पे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे कि बेसिक फीचर में कौन से एलिमेंट होंगे। तो आपको याद रखना है, मैं समय समय पे बताता रहूँगा कि बेसिक फीचर में एक एलिमेंट क्या है, रूल ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का चेंज करके इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट चाहे वो कितनी भी मेजॉरिटी से क्यों ना हो, और मेजॉरिटी से वो डिक्टेटर नहीं बन सकती कि मेरे पास मेजॉरिटी है तो हम डिक्टेटर बन जाएं, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ मेजॉरिटी वाला शब्द याद रखना है। मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी बताया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी जो मेन फीचर है वो क्या है, रूल ऑफ लॉ। मतलब नो वन इज अबव द लॉ, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो एक मामूली सा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह हो ठीक है, दोनों के लिए, एक मामूली से मामूली आदमी के लिए और राष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए रूल्स बिल्कुल बराबर हैं। यही है रूल ऑफ लॉ। डन। तो क्या फर्क है डाइसी ने जो बताया ब्रिटेन में और भारत में, डाइसी ने ये केवल दो चीज बताए है ना, और तीसरा हमने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ दिया है द प्राइमेसी ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। क्या सारी बातें क्लियर हैं सभी को? बेसिक स्ट्रक्चर वाला तो फॉर्मूला क्लियर है ना? यस सर। यस। तो ये था रूल ऑफ लॉ। उसके एक्सेप्शन में बढ़ें इससे पहले हम एक बार इसको देखते हैं कि पॉजिटिवनेस और नेगेटिवनेस क्या है, तो बात समझ में आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव वाला तो पढ़ लिया है हमने, ये हम पढ़ते हैं नेगेटिवनेस जो आया है ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। पढ़िए। Equality before law, negative concept. The concept of equality before law is an element of the concept of rule of law propounded by A.V. Dicey, the British jurist. This concept connotes the following: the absence of any special privileges in favor of any person, the equal subjection of all persons to the ordinary law of the land administered by ordinary law courts, and no person is above the law, whether rich or poor, high or low, official or non-official. ये मैं सारी सब बातें समझा चुका हूँ, पूरी तरह से क्लियर है सारे पॉइंट्स? यस सर। ओके जी ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके, इंडियन सिस्टम भी पढ़ चुके। तो ये था आर्टिकल 14 का लॉ, ठीक है। बट अमेरिकन लॉ इसके एक्सेप्शन को भी पढ़ ले रहे हैं, जो सामने आ रहा है पहले पढ़ लेते हैं। पढ़िए एक्सेप्शन। कुछ हमने, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल ऑफ राइट्स की तरह हमने एब्सोल्यूट टर्म में अपने लोगों को राइट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, बाद में वो कोर्ट कचहरी में जाके पढ़ना ही था। तो इसलिए हमने हर राइट्स के साथ उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। और आप देखेंगे ये जो एक्सेप्शंस हैं या रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल हैं या नहीं, वो आप लोग खुद बताएंगे। अगर आपको समस्या होगी तो मैं हेल्प करूंगा। आप पाएंगे कि सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हैं। अगर आपको लगता है कहीं नहीं है तो मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा। पढ़िए एक्सेप्शन ऑफ इक्वालिटी। Exception of equality. The rule of equality before the law is not absolute, and there are constitutional and other exceptions to it. These are mentioned below. Article 361. The President of India and the Governor of States enjoy some immunities. Article 361A. The protection of publication of any proceedings of either House of Parliament or either House of the Legislature of a state. Article 105. No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee there. तो ये एक्सेप्शंस हैं कुछ दिए हुए, जिसमें इक्वल राइट सबको नहीं दिए गए, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जैसे मैं खाली एक समझा देता हूँ, आर्टिकल 361,
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट्स एंजॉय सेम इम्यूनिटीज, सॉरी सम इम्यूनिटीज। कुछ उनको छूट दी गई है, कुछ चीज़ों से उनको इम्यून किया गया है। किन चीज़ों से इम्यून किया गया है? जब वो पोस्ट पर हों तब उनको, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं चलाए जा सकते, ठीक है? उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस नहीं चलाएंगे। किन के ऊपर? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर के ऊपर। ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, क्रिमिनल केसेस में पता ही आपको तुरंत अरेस्ट होता है ना? केसेस दो तरह के हो सकते हैं, सिविल केस हो सकते हैं और क्रिमिनल केस हो सकते हैं। क्रिमिनल केस क्या हैं? जैसे चोरी हो गई, डकैती हो गई, मर्डर वगैरह वगैरह क्रिमिनल केसेस हैं। अब उम्मीद हम थोड़ा कम करते हैं कि एक राष्ट्रपति होगा और वो क्रिमिनल केसेस में पड़ेगा। पर मान लो ह्यूमन है, कर सकता है, कोई क्रिमिनल केस कर सकता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसी कर सकता है जो लॉ के नियम में वो क्या हो, वो क्राइम हो, तो हम उसको तुरंत अरेस्ट करें। उसकी जगह क्या होगा, हम उसको उसके पद से हटाएं तब करें, या उसके जब पद से हट जाए वो, है ना, तब तक के लिए हम वेट करें, है ना? तो हम एक आम आदमी पर हर तरह के केसेस कर सकते हैं, बट हमने राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए कुछ छूट दिया है कुछ तरह के केसेस में। ये उनके पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए है, ठीक है? और वो पद से जब कभी ना कभी तो हटेंगे ही। मैक्सिमम उनकी टर्म क्या है प्रेसिडेंट का? 5 साल है, ठीक है? जब वो हट जाएंगे तो वो केसेस उनके ऊपर किए जा सकते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा नहीं लगेगा कि प्रेसिडेंट हैं और कोई दरोगा जी जाके उनको उनको हथकड़ी लगा के या उनको तुरंत जाके अरेस्ट कर लें, तो प्रेसिडेंट की गरिमा ही खत्म हो जाएगी। हालांकि हम ऐसे आदमी को प्रेसिडेंट बनाते नहीं हैं जिससे इस तरह की कोई उम्मीद हो, बट फिर भी ये एक इम्यूनिटी है। तो इनको हम डिटेल में कल पढ़ते हैं, समझते हैं। फिलहाल आप मोटे तौर पे समझ रहे हैं ना कि क्या है आर्टिकल 14? मैं फिर से बताऊंगा इसमें, और इसमें डिफरेंट टाइप के बातों को इसमें जोड़ूंगा। फिलहाल आपने बिल ऑफ मैग्ना कार्टा, फिर बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स इंडिया का, इन 3 बातों को ठीक से समझा। आपने आर्टिकल 12 में 12 में स्टेट के बारे में पढ़ा, जो स्टेट केवल किसके लिए है? पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए है, फिलहाल पार्ट 3 के लिए है। और आपने आर्टिकल 13 को समझा और आर्टिकल 14 को कुछ समझा। इसमें कोई समस्या हो तो पहले बताइए, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब तक जो पढ़ा है उसमें से पूछे, बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी ठीक से? सर एक छोटा सा क्वेश्चन है बस। हाँ पूछिए। सर जैसे इसमें बोला था